वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इजहारुद्दीन और आज हम एक और नया चैप्टर लगाएंगे 10th स्टैंडर्ड साइंस और जो केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। इससे पहले मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर दिया था, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब ये केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वन शॉट के अंदर ही इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके अंदर टर्म 2 के जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं वही कवर करेंगे, बाकी का नहीं करने वाले हैं। क्लियर? तो टर्म 2 की स्टडी के लिए पेन कॉपी लेकर बैठिए, जितना मैं बोलता जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। अदरवाइज़ अगर आपको नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम के थ्रू, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ से एक सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड कर सकता हूँ। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, इसके अंदर वन शॉट लेक्चर रहेगा, एक ही बार में पूरा चैप्टर। देखिए कितनी आसानी से इसको कंप्लीट करते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब हमें पूरा डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है? कार्बन के बारे में। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ कार्बन। कार्बन क्या होता है? तो बताइए, व्हाट इज़ कार्बन? कार्बन एक क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पर अगर अपने को लाइफ मेंटेन करके रखना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सभी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मेरे हिसाब से तो एक ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। और दूसरा हाइड्रोजन। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ कार्बन। तो कार्बन एक थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ। किसके बाद? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद। तो इसका मतलब अगर ये इंपॉर्टेंट है तो ये किससे मिलकर बना होना चाहिए? ये मतलब किस किस के अंदर होना चाहिए? लिविंग थिंग्स के अंदर भी हो सकता है। किसके अंदर हो सकता है? लिविंग थिंग्स के अंदर भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी हो सकता है। ये आ रही बात समझ में? आप लिंक बना के चलिए। कैसे? अगर मैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूं तो कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं, ज़मीन के गर्भाशय के अंदर या अर्थ के अंदर कार्बन किस फॉर्म में मिलता है? आपको मिनरल्स की फॉर्म में मिलेगा। किसकी फॉर्म में? मिनरल्स। अब मिनरल्स में जैसे आपके कार्बोनेट हो गए या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, आ रही बात समझ में? इस फॉर्म में आपको कार्बन मिलेगा। ये लगभग अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% पाया जाता है कार्बन, अर्थ क्रस्ट के अंदर। और ये एटमॉस्फेयर के अंदर भी पाया जाएगा। किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन एलिमेंट की। एटमॉस्फेयर के अंदर आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, ये लगभग 0.03% पाया जाता है। किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसकी? नॉन लिविंग थिंग्स की। नॉन लिविंग थिंग्स में लकड़ी के अंदर भी आप बोलोगे सर कैसे? लकड़ी जलाते हो तो धुआं नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते ही नहीं निकलते हैं। रबर के अंदर, है ना, पेपर के अंदर तो वैसे ही होगा। पेपर किससे बना होता है? वुड से बना होता है ना। सीएनजी के अंदर, एलपीजी के अंदर, पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे आप क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं। बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने कुछ बता दिए हैं, बाकी आप रीड करेंगे तो सब आपको समझ में आता रहेगा क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, कार्बन क्या होता है? एलिमेंट होता है। ये कार्बन का नाम आया कहाँ से है? एक बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा क्या होती है? सर्च करिए गूगल पे कि लैटिन भाषा कौन सी कंट्री की है, आज के टाइम पे वो कौन सी कंट्री है। लैटिन भाषा के अंदर एक वर्ड होता है कार्बो। कार्बो का मतलब इंग्लिश में होता है कोल, कोयला। आ रही बात समझ में? तो कोयला जो है वो किससे मिलकर बना है? कार्बो मिलकर बना, मतलब इसका लैटिन नाम क्या है? कार्बो। तो वहीं से क्या नाम रख दिया इसका? कार्बन। क्लियर? तो कार्बन किससे रिलेटेड हुआ? कोल से रिलेटेड हुआ। क्लियर? तो देखो, इतनी सारी बातें मैंने आपको कार्बन से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज के लिए आपके बहुत काम में आएगी। लिविंग थिंग्स के अंदर ये मिलेगा अपने को प्लांट्स में। किस में मिलेगा? प्लांट्स में मिलेगा, ह्यूमन बीइंग्स में मिलेगा। क्लियर? नोट कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में एक मार्क्स के ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। देखिए, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, कार्बन को लेकर थोड़ा सा नॉलेज दे दी मैंने आपको कि कार्बन एलिमेंट होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, मिनरल्स क्या होते हैं, ला ला ला, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इसके अंदर। अब मैं ज़रा
कार्बन का थोड़ा साइंटिफिक नेचर देखते हैं। साइंटिफिक नेचर का मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और मास नंबर कितना होता है 12। तो अगर आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होगा, पहले सेल में 2 और आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। जरा सोचिए अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे और 6 क्या होंगे न्यूट्रॉन, और पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 6, राइट। अब सोचिए अगर मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी पोजीशन की बात करूं, किसके अंदर पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में कैसे पोजीशन बताई जाती है, इसमें शेल कितने हैं 2 शेल हैं, तो ये कौन से पीरियड में होगा सेकेंड पीरियड में होगा, बराबर। और आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेकेंड पीरियड के अंदर 4th ग्रुप होता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे 10 जंप कर जाएंगे, तो 10 + 4 कितना हो गया 14, तो ये कौन से ग्रुप के अंदर आएगा 14th ग्रुप के अंदर आएगा, सेकेंड पीरियड और 14th ग्रुप। और 14th ग्रुप के अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो कौन से होते हैं, काशी गए संत प्रभु, है ना, ये 14th ग्रुप के क्या हैं एलिमेंट है। 14th ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन होता है कार्बन होता है। तो देखिए कार्बन की एक और बात बता दी आपने क्या, कि इसकी पोजीशन बता दी आपने किसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि ये सेकंड ग्रुप के अंदर होता है सेकंड पीरियड के अंदर होता है 14th ग्रुप के अंदर होता है। क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए कार्बन का जो साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है, क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है डिक्रीज़ होती जाती है, तो इसका साइज़ क्या होता है बहुत कम होता है। और जब आप इधर से इधर आते हैं ये मेटेलिक से नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होने लगता है इंक्रीज़ होने लगता है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये बात मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, बराबर। अब 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आखिरी सेल में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो करते क्या है ये शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं शेयरिंग। ये नॉन मेटल है, बराबर। तो नॉन मेटल के केस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एटम जिसके अंदर आखिरी शेल में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, सभी नहीं, जिसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करते हैं और ना ही एक्सेप्ट करते हैं, बराबर। तो शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग बाद में बात करेंगे, लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं करता है, व्हाट इज़ द रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये डोनेट क्यों नहीं करता है और एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है। क्लियर। तो देखिए अगर मैं बोलूँ अगर ये एक्सेप्ट कर ले 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले एक्सेप्ट, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो C⁴ आयन बनाएगा, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों स्टेबिलिटी नहीं है, देखो अभी कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 एक्सेप्ट कर लेगा तो कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10। लेकिन 6 प्रोटॉन के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके होल्ड कर सके, क्योंकि ये चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो बस यही रीज़न है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं कर सकता एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर। अब मैं डोनेट की बात करूं, अगर कार्बन डोनेट कर दे तो कितना हो जाएगा 4+ हो जाएगा। तो अगर ये डोनेट कर देगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 कौन है यहाँ पर प्रोटॉन है, तो अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो 6 प्रोटॉन इतनी आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन एटम। तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हम इसके अंदर नहीं लगा सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करता है लूज़ भी नहीं करता है, बराबर। तो दोनों के रीज़न मैंने आपको बता दिए कि ये लूज़ क्यों नहीं करता है और गेन क्यों नहीं करता है। क्लियर। तो करेगा क्या शेयरिंग करेगा। तो देखिए शेयरिंग का मसला क्या है, अगर कार्बन शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है तो किस टाइप के एलिमेंट के साथ शेयरिंग कर सकता है। ये खुद के साथ भी शेयरिंग कर सकता है, और जो मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में, तो उनके साथ भी क्या कर सकता है ये शेयरिंग कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ ये क्या कर सकता है शेयरिंग कर सकता है, बराबर। तो कैसे शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा, ऑक्टेट नहीं बोलते हैं उसको, डुप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डुप्लेट, क्योंकि ये हीलियम की फैमिली से आता है। ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा और यहाँ पर कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा।
क्लियर। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि कार्बन जो होता है वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ओवरऑल ये आयंस फॉर्म नहीं करता है, ये आयन फॉर्म नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्लियर। अब देखिए कार्बन से रिलेटेड ये भी बातें हो गई आपके, और आगे बढ़ते हैं कार्बन से रिलेटेड। अब कार्बन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कि कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करे तो आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन किसी भी आइटम के साथ जो मोनोवैलेंट हो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड जब बनाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। लेकिन ये तो आपका एक एनालिटिकल स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके बॉन्ड के बीच में आपस में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगे होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज होके इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से। और अगर हाइड्रोजन से पूरे कर रहे हैं आप बैलेंसी तो हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पर। क्लियर। ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है। कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेन टेट्राहेड्रल। और इसके 2 बॉन्ड के बीच का एंगल होता है 109 डिग्री 5 मिनट या 28 मिनट। कुछ बुक के अंदर 5 मिनट है, कुछ बुक के अंदर 28 मिनट है, एनसीईआरटी के अंदर 5 मिनट है। तो आप 5 मिनट ही याद करें, 109 डिग्री 5 मिनट। ये किसका स्ट्रक्चर है, कार्बन का स्ट्रक्चर है। तो देखिए अभी हम कंपाउंड पर नहीं आए, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन से रिलेटेड जितना डेटा तुम्हारे पास होगा उतना ही आपको ये चैप्टर ईजी लगने वाला है, राइट। तो कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल। इनके बॉन्ड के बीच में कितना एंगल होता है, 109 डिग्री 5 मिनट। कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह कनेक्ट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। किसके साथ, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। अब कोवैलेंट बॉन्ड में कार्बन कितना कोवैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है। कैसा होता है, टेट्रावैलेंट, क्योंकि ये 4 बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे एलिमेंट के साथ। ये क्लोरीन के साथ भी हो सकता है। किसके साथ, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके साथ क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। चारों क्लोरीन से जुड़ सकते हैं। जितने भी हेलोजन गैसेस होते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सबके साथ क्या हो सकता है, ये कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे डिटेल में बात करते हैं इसके। तो देखिए कार्बन से रिलेटेड आई होप सो बहुत सारी बातें हो गई कि कार्बन पाया कहाँ जाता है, किस में कितना मिलता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या होती है, मेटल है, नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड बनाता है या कोवैलेंट बनाता है। तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कई टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोवैलेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही बॉन्ड बने। एक होता है डाईवैलेंट, एक होता है ट्राईवैलेंट, एक होता है टेट्रावैलेंट, होता है नहीं। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कौन सा, टेट्रावैलेंट, जो किसके अंदर पाया जाता है, कार्बन के अंदर। अब हम मोनोवैलेंट की बात करेंगे। चलिए कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करें, हेडिंग डालिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग के कुछ एग्जाम्पल। क्या हुआ भाई, तुम काहे भड़क रहे हो। सबसे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में देखें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो 2 और 6, इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। या पहले काम करते हैं, मोनोवैलेंट से लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी इनर्ट गैसेस होती है, जैसे हीनी अर्कर ने एक्सीरन बनाए, ये सभी कौन हैं, ये सभी नोबल गैसेस हैं। मतलब ये किसी के साथ नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करती हैं। तो इन सभी के अपने ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं।
बराबर, इसमें डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन डुप्लेट वाली कंडीशन को दिखाएगा, मतलब ये अगर ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस से रिजेंबल हो जाएगा तब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, एक मॉलिक्यूल बना देगा ये हाइड्रोजन का। ठीक है, देखिए किस तरह से ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, 2 हो गए, ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, 2 हो गए, तो ये हो गया H सिंगल बॉन्ड H। तो दिस इज़ द मोनोवेलेंट मॉलिक्यूल। कैसा है ये? मोनोवेलेंट है। अब इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर हैं, तीनों के नाम सुन लीजिए। दैट इज़ कॉल्ड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। एक ही बार समझाऊंगा, बाकी बार बार नहीं लिखूंगा। दिस इज मॉलिकुलर स्ट्रक्चर और दिस वन इज डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? डॉट स्ट्रक्चर। एंड दिस वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सीक्वेंस बनाइए। सबसे पहले मैंने कार्बन की पूरी डिटेल दी आपको, कार्बन कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, हमारी बात समझो, पूरी डिटेल उसके बारे में बता दी। अब कार्बन का एक कैरेक्टरिस्टिक निकल के आया कि ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो क्या कार्बन के अंदर ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? नहीं, दूसरी जगह भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन के अंदर टेट्रावेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो क्या ट्राईवेलेंट, डाईवेलेंट, मोनोवेलेंट भी बॉन्ड बनते हैं? तो बिल्कुल बनते हैं, उसी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, भैया कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और इधर भी ऑक्सीजन के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 6 हरी बात में 2 6। तो आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इनसे शेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे? हेलो, हाँ भाई नमस्ते। नमस्ते। भाई मुझे कह रहा हूँ आज मैम ने यहाँ विक्टोरिया में गई है कोचिंग के लिए, चाबी चाहिए। चाबी चाहिए? हाँ। तो चाबी घर से ले लो। घर से है? हाँ चलो आ रहे हैं। हाँ ठीक। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कॉल आया है किसी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड ये हो गया आपका, एक पेयर ये हो गया, तो डबल बॉन्ड किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? डाईवैलेंट। क्या बोलेंगे? डाईवैलेंट। इसके बाद तीसरे की बात करते हैं ट्राईवैलेंट के लिए, जैसे नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, तो 2 5। आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो ये 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8, और 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। तब ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बना देंगे? ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। क्लियर? और बाकी कार्बन का अभी मैंने बताया था आपको, फिर से देख लीजिए। कार्बन के हाइड्रोजन के साथ मीथेन ले लीजिए, इसका क्या नाम है? मीथेन। कैसे नाम आया अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो कार्बन के आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर देगा? ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयरिंग कर लेगा, हो गए 8। और हाइड्रोजन डुप्लेट बनाने के लिए यहाँ से शेयरिंग कर लेगा। क्लियर? तो यहाँ से कार्बन कितने बॉन्ड बना दिए? 4 सिंगल बॉन्ड बना दिए, दैट इज टेट्रावेलेंट। बट एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ये नहीं होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। आ रही बात समझ में? चलिए, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके। ठीक है, और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देखें, कोवेलेंट बॉन्ड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके डॉट स्ट्रक्चर हैं, एग्ज़ाम में बनाने के लिए आते हैं डॉट स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल अब ले लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, है ना। तो कार्बन के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। बराबर। अब देखिए, कार्बन इससे पहले सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा था हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज़ बहुत छोटा होता है और ये बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर रखता है अपने आप को, क्योंकि साइज़ छोटा होने की वजह से, है ना। तो ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी। दैट इज कम्स अंडर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, फिलहाल यहाँ से ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 शेयरिंग यहाँ से कर लेगा,
6 इसके पास है, 2 इसके पास, तो कितने हो गए 8। इसके पास 4 हैं तो 2 यहाँ से ले लेगा, 2 यहाँ से ले लेगा, तो ये अपना ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अब हम बनाते हैं वाटर का। जितने मैं डॉट स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ ना, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि 100% यहीं से कुछ ना कुछ आने वाला है। तो देखिए ऑक्सीजन के आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बराबर, और कार्बन नहीं, यहाँ पर कौन है हाइड्रोजन के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा, बाकी 4 और 6 योग है, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ये किसका बन गया आपका H2O का, राइट। और बनाएं, चलिए और बनाते हैं और देखते हैं किस किस का। वाटर का हो गया, मीथेन का हो गया। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? सल्फर। तो देखिए सल्फर मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में किस फॉर्म में मिलता है? S8 की फॉर्म में मिलता है। अगर आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो क्राउन फॉर्म में होता है। बहूचा वाला क्राउन था, नहीं था? मूवी देखी है आपने? नहीं देखी है? फंटूस नहीं देखी है तो देखिए भाई, ये देखिए चने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये बन गया देखो क्राउन। क्राउन स्ट्रक्चर बनता है किसका? सल्फर का। लेकिन ये तो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अगर आप डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा? डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पेंसिल से पहले एक राउंड शेप में एक सर्कल बना लें, फिर उसके बाद इसको हटाते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हटा दीजिए यहाँ से, बराबर। यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 60। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और फिर लास्ट वाले में कितने हैं? 6। तो इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी आप रैंडमली ऐसे ही लिख दीजिए, बाकी जो भी हटाना बढ़ाना होगा वो यहाँ से हम घटा बढ़ा सकते हैं। क्लियर? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। ये डॉट स्ट्रक्चर बनना है इसका, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना। तो देखिए इसके पास 6 है तो 2 इसके साथ शेयर कर लेगा, ये हो गया। इसके पास 6 है तो 2 इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। इसके पास 6 हैं तो 2 इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। इसके पास 6 हैं तो 2 इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। 6 हैं तो 2 इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। 6 हैं तो 2 इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। 6 हैं तो 2 इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। 6 हैं तो 2 इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। क्लियर? ये बन गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। किसका? सल्फर का। और ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। कैसा होता है? क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्राउन स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये सारी कहानी आप किसकी पढ़ रहे हैं? कोवैलेंट, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड की पढ़ रहे हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड से बनने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? आपको एग्ज़ाम में ये प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए 100% देंगे ही देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या? देखिए सबसे पहला, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आ रही बात समझ में, वो बहुत ही लो होता है। अब पूछेंगे सर क्यों होता है लो? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे NaCl है तो NaCl में Na और Cl आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो इनके बीच में चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं। तो आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो इनको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लगता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आयन फॉर्म नहीं होते हैं। क्या फॉर्म नहीं होते हैं? आयन। तो आयन फॉर्म ना होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। बाकी नोट्स से तो आप लिख ही सकते हैं। क्लियर? बाकी आप रीड कर लेना तो नोट्स वहीं से मिल जाएंगे आपको कि द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड इज लो, वेरी लो, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म द आयंस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो क्या फॉर्म नहीं करते हैं? आयंस फॉर्म नहीं करते हैं। दूसरा, कोवैलेंट कंपाउंड
डू नॉट फॉर्म द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों फॉर्म नहीं करते हैं या क्यों कंडक्टर नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होते हैं? आयंस नहीं होते हैं। जहाँ आयंस होते हैं वही करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। यहाँ आयंस ये आयंस नहीं बनाते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? दीज कंपाउंड्स do not conduct electricity because they don't form ions। क्या नहीं बनाते हैं? ये आयंस नहीं बनाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। अब ये कोवेलेंट तक मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टीज़ बढ़ाते हैं। आगे पढ़ाते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन या एलोट्रॉप्स के। कार्बन के बारे में थोड़ा सा और आगे बातें बढ़ाते हैं कि कार्बन, आपने सुना होगा कि किसी इंसान के इस दुनिया में कितने हमशक्ल होते हैं। लोग बताते हैं कि 7 हमशक्ल होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, बट पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन कार्बन के कितने हमशक्ल होते हैं, मतलब कार्बन कितने फॉर्म में पाया जाता है इस अर्थ के ऊपर? तो पहले तो 2 ही पाए जाते थे, एक आपका डायमंड हो गया और एक क्या हो गया? ग्रेफाइट हो गया। लेकिन पिछले शायद 50-60 साल पहले एक और कार्बन का फॉर्म पाया गया था, दैट इज़ कॉल्ड फुलरेन। उसको हम क्या बोलते हैं? फुलरेन। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक वर्ड आता है दैट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। क्या बोलते हैं इसे? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का, अब मैंने कार्बन ले लिया, किसी एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म में पाया जाना क्या कहलाता है? एलोट्रॉपी कहलाता है। हो गया क्लियर? व्हाट इज एलोट्रॉपी? किसी भी एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म में मिलना क्या कहलाता है, या डिफरेंट फॉर्म में होना क्या कहलाता है? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी किसकी? एलिमेंट की। अगर वो डिफरेंट फॉर्म में मिल रहा है तो उसमें एलोट्रॉपी है, नहीं मिल रहा है तो एलोट्रॉपी नहीं है। तो कार्बन के डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से हैं? एक तो डायमंड है और एक कौन है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कुछ आप ये पेंसिल का जो लिखने का जो मटेरियल होता है ना, मसाला बोलते हैं इसको, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। और एक क्या होता है? फुलरेन, है ना। ये कोई साइंटिस्ट थे, बकमिस्टर फुलरेन, है ना। स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, बकमिस्टर ऐसे ही आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। फुलरेन बोलते हैं वैसे से, क्या बोलते हैं? फुलरेन। तो इसके कितने एलोट्रॉप्स हो गए? 3 एलोट्रॉप्स हो गए। कितने एलोट्रॉप्स? 3 एलोट्रॉप्स। कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। डाल लिया हेडिंग, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड की, है ना। तो डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है बताइए। अब जरा सोचिए यार, ये किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से मिलकर बनता है। कार्बन होता है ब्लैक कलर का, डायमंड तो बिल्कुल ही भाई ब्रिलियंस चमकता हुआ डायमंड होता है। तो कैसे बनता है? तो देखिए, ये कोयले के खानों के अंदर मिलता है। अगर आप नेचुरली अकरिंग बोलेंगे तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये कार्बन से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायमंड। इसको आप आर्टिफिशियल नेचर से भी बना सकते हैं, लेकिन वो इतना ब्रिलियंस नहीं होगा। क्लियर? वो हायर क्लास की बात है। फिलहाल अभी हम डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? पहली बात तो ये बहुत हार्ड मटेरियल होता है। कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है। दूसरा, ब्रिलियंस होता है, मतलब चमकदार होता है। और तीसरा, थोड़ा वेटेड होता है। इसके अंदर वजन होता है, वेटेड होता है ये। आरी बात में ये 3 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्लियर? और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी बात करूं? स्ट्रक्चर। पहले आप नोट कर लीजिए इसे, फटाफट पानी पी लेता हूं मैं, तब नोट कर लीजिए इसे, है ना। चलिए, नोट कर लिया। तो ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप क्या बोल सकते हैं? फिजिकल में आप और भी लिख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। इसके आर पार आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना।
कार्बन से बनने वाले कंपाउंड जो है करंट को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उसमें आयंस नहीं बनते हैं, लेकिन एक ऐसा एलोट्रॉप्स है जो आगे आने वाला है ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना होता है कि उसके अंदर एक कार्बन जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज छोड़ देता है, और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी का रीजन बनता है। लेकिन डायमंड के अंदर ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम डायमंड के अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। डायमंड के अंदर हर कार्बन बाकी 4 कार्बन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं ये कार्बन की बात करूँ तो 1 2 3 4, अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये हो गया 1 2 3 4। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हर कार्बन को रेस्ट ऑफ 4 कार्बन के साथ क्या कर दीजिए, आप अटैच कर दीजिए। आगे चल के प्रॉपर्टी आएगी कार्बन की, दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, लॉन्ग चेन बना सकते हैं, वो आगे बताऊंगा। बट मैं डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। डायमंड एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है। कैसे? इसके अंदर जो कार्बन होते हैं एक पैटर्न में क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, और उसके अंदर चारों वैलेंसी बाकी के 4 कार्बन के साथ क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। तो इस वजह से इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है, डायमंड का। आप बुक के अंदर भी बना सकते हैं, ऐसे बनाते चले जाइए आप इसको, इस तरह से क्या करते चले जाइए, बनाते चले जाइए, 4-5 स्टेप्स बना के छोड़ दीजिए। ये किसका स्ट्रक्चर है, डायमंड का। क्लियर? तो ये बात हो गई आपकी डायमंड की। आगे बढ़े चलिए। डायमंड क्या है, एलोट्रॉप है। किसका, कार्बन का। क्यों है? क्योंकि ये कार्बन का एक फॉर्म है, इस वजह से इसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रेफाइट के। किसके? ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। कैसा होता है, ग्रे कलर। दूसरा, ये थोड़ा सा स्मूथ और सिल्पी होता है ना, थोड़ा सा चिकना होता है। अगर ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हाथ को, ऐसे उंगली को फिसला देगा इस तरह से। क्यों होता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। अभी बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। और तीसरा, ये करंट क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करंट या इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, इतना बहुत कुछ है ग्रेफाइट के बारे में, है ना। वैसे लिखने को तो बहुत सारा है, लेकिन आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है अपने को। ठीक है, बात करें स्ट्रक्चर की। चलिए देखें इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ज़रा ध्यान से सुनना। इसके अंदर कार्बन की लेयर्स होती हैं। कैसे लेयर होती हैं? जैसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ कैसे। 3 कार्बन एक दूसरे से फॉर्म होकर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर? हेक्सागोनल। इधर से बना दीजिए हेक्सागन। ठणे ठणे ठणे, इस तरह से बना दीजिए, और भी बना दीजिए नीचे के साइड। तो इसके अंदर क्या होता है कि हर कार्बन बाकी के 3 कार्बन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। फिर अगला कार्बन भी 3 कार्बन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो इस तरह से ये जो फॉर्म बनाएगा, तो इसके अंदर जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है उसकी, वो हेक्सागोनल शेप की लेयर बनाता है। ये क्या बनाता है, लेयर। अब क्योंकि इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो वो लेयर आसानी से क्या हो जाती हैं, फिसल जाती हैं। तो इसलिए ये कैसा होता है, थोड़ा स्लिपरी होता है, थोड़ा चिकना होता है ये, है ना, फिजिकल नेचर में। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका, ग्रेफाइट का। अब जरा सोचिए, इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो गया एक कार्बन के साथ। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रीजन बनता है किसका, करंट का। तो ग्रेफाइट जो होता है वो करंट को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। अगर आपको इसका एग्जांपल लेना है तो वो पेंसिल आती है ना मसाले वाली, जो एकदम दबाते हो ना, अब यहाँ से ऊपर से तो मसाला निकलता है। वो मसाला आप स्विच के अंदर लगा के देखना, करंट लगेगा। ज़रूरत नहीं है, लगा मत देना, वरना बहुत तेज़ी से करंट लगेगा उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसकी कहानी हो गई, ग्रेफाइट की। आगे बढ़ें, अब बात करते हैं फुलरेन की। तो देखिए फुलरेन क्या है, ये फुलरेन कोई, अगर आप देखेंगे तो फुलरेन कुछ अलग से कुछ नहीं है, ये ग्रेफाइट का ही दूसरा रूप है। कैसे कि अगर आपके पास ग्रेफाइट है,
वेपर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। तो इसमें आप करंट को बहुत तेज़ी से फॉर्म करिए या फिर आप लेज़र बीम मारिए इसके ऊपर। क्या करिए? लेज़र बीम। तब ये क्या करेगा, एक फुटबॉल की शेप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसके अंदर मिनिमम 60 कार्बन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। बीचों बीच में पेंटागन बनाएगा ये, बराबर। बाकी सब किस शेप में बनते चले जाएंगे, हेक्सागन की शेप में फॉर्म होते चले जाएंगे इस तरह से, ठेड़े 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 ठेड़े, है ना, ठेड़े 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 ठेड़े, इस तरह से। पूरा नहीं बना रहा मैं, इस तरह से आप धीरे धीरे क्या कर सकते हो, पूरा एक फुटबॉल शेप में क्या कर सकते हो, इसे फॉर्म कर सकते हो। तो बताइए, ये ग्रेफाइट का ही तो दूसरा रूप है और ग्रेफाइट कार्बन का ही तो दूसरा रूप है, तो इसको अलग से नाम दे दिया इसका, क्या, फुलरेन। फुलरेन कैसे बनता है, आप वेपर ग्रेफाइट के ऊपर लेज़र बीम मारिए तब वो एक सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और उसको नाम दे दिया उन्होंने फुलरेन। और इसको C60 से, मतलब 60 कार्बन एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बकमिस्टर फुलरेन। और कार्बन का ये क्या है, एक एलोट्रॉप्स है। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। ये आपके हो गए कार्बन के हमशक्ल। अब अपना हमशक्ल ढूंढते रहिए आप इस दुनिया के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, कार्बन की एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, या बोल सकते हैं वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। धमाकेदार नेचर क्या होता है इसके अंदर, धमाकेदार नेचर इसका एक तो ये होता है कि ये कैटिनेशन फॉर्म करता है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होता है कार्बन का, कार्बन के साथ लॉन्ग चेन में या साइड चेन में या क्लोज चेन में अटैच होना क्या कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है। क्या होता है कैटिनेशन? कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लिंक इटसेल्फ और अदर एटम, बाकी दूसरे एटम के साथ भी क्या कर सकता है, ये लिंक हो सकता है ना। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी क्या कर सकता है, लिंक हो सकता है ना। कार्बन और सल्फ़र के साथ भी क्या हो सकता है, लिंक हो सकता है। तो ये आगे बढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि किस किस के साथ लिंक हो सकता है। तो जहाँ पर शेयरिंग की बात चलेगी तो जो कार्बन के साथ शेयरिंग कर सकते हैं तो वो लिंक बनाएगा, अदरवाइज नहीं। बट कार्बन के साथ सबसे ज़्यादा लॉन्ग चेन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब यही वजह है कि आज के टाइम में हमारे पास जो कार्बन से बनने वाले कंपाउंड हैं वो लगभग 3 मिलियंस हैं। कितने मिलियंस हैं? 3 मिलियन। अंदाज़ा लगाइए, हमारे पास नॉन एलिमेंट्स कार्बन से बनने वाले कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट्स नहीं, कंपाउंड कितने हैं? 3 मिलियंस हैं। इतने सारे कंपाउंड होने का रीज़न क्या है? कैटिनेशन। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट फॉर्म में क्या करते हैं, चेन को फॉर्म करते हैं। इसी वजह से अलग अलग नाम दे दिए गए हैं कार्बन के, कंपाउंड के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है कार्बन का कार्बन के साथ सेल्फ लिंकिंग या बाय टू द अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, लाइक हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इनके साथ भी क्या कर सकता है, ये अटैच हो सकता है। अब उसने पूछा क्या कैटिनेशन पीरियोडिक टेबल में कार्बन के अलावा कोई और भी बनाता है? बिल्कुल बनाता है। सिलिकॉन बनाता है। सिलिकॉन नहीं बनाता है? सिलिकॉन बनाता है। सिलिकॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो सिलिकॉन एक दूसरे के साथ भी क्या होते हैं, अटैच होते हैं। लेकिन कार्बन और सिलिकॉन में ये अंतर होता है कि ये लॉन्ग चेन ज़्यादा नहीं बनाते हैं, ये ज़्यादा लॉन्ग चेन बनाते हैं। क्लियर? तो इसलिए सिलिकॉन वगैरह अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ कार्बन की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग द कार्बन, है ना। कार्बन के साथ सेल्फ लिंक हो जाना या खुद से लिंक हो जाना क्या कहलाता है? कैटिनेशन कहलाता है। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी सोचिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? बताइए दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? टेट्रावैलेंसी। क्या चाहिए? ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन जब किसी दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है तो उसको कितनी वैलेंसी लगती है? 4। क्यों? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। तो बाकी के 4 कार्बन के साथ इस तरह से क्या हो सकता है, ये अटैच हो सकता है। तो इसका नेचर कैसा होता है? टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रा वैलेंसी होती है। अगर वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तो किस तरह से अटैच होगा भाई? HH। अगर वो क्लोरीन के साथ अटैच होगा तो किस तरह अटैच होगा? इस तरह।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको कहीं कार्बन दिख जाए तो उसकी बैलेंस या फटाक से क्या करिए, पहले 4 बॉन्ड बनाइए। अब जिससे पूरा करना है अपने को, आप उससे क्या कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊँगा हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ाऊँगा? हाइड्रोकार्बन। तब उस केस में आप ये सारी बैलेंसी किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से। क्लियर? तो क्या नेचर है इसका? टेट्रा वैलेंसी, मतलब 4 वैलेंसी अपने को क्या करनी है, कंप्लीट करनी है इसके अंदर। ठीक है, और देखिए अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ना? तो क्या इसके अंदर टेंडेंसी होती है? टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बिल्कुल होती है, क्योंकि कार्बन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। क्लियर? ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। तो कार्बन की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। यह वर्सेटाइल नेचर है जो कोई गलत बता ही नहीं सकता, मतलब ये तो होता ही होता है कार्बन के अंदर। ठीक है, पहला क्या कि कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग होता है, दूसरा टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी पूरी करनी है अपने को कार्बन की, और तीसरा ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो। कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी हो सकते हैं। तो यहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, बराबर, यहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग डालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेडिंग डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए जितने टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब टर्म 2 में आने वाले टॉपिक्स हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप पूरा डिटेल में पढ़िए, नोट्स को एक बार रीड करिए। 100% क्वेश्चन तुम्हें यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, चलिए 50% चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए वैसे टोटल जो कंपाउंड्स होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। लेकिन हम कार्बन से बनने वाले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ऑक्साइड, जैसे CO2, बराबर, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये कैसा है? इनऑर्गेनिक है। या कार्बोनेट्स बनाते हैं, या क्या बनाते हैं? कार्बोनेट, मिनरल्स बोल सकते हैं आप, कार्बोनेट्स बनाते हैं, जैसे CO3। जहाँ CO3 दिख जाए तो समझ लो वो ऑर्गेनिक नहीं है, कैसा है? इनऑर्गेनिक है। या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बनाते हैं, बराबर। तो इन सब को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। क्लियर? डेफिनेशन समझ में आए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? The compounds formed by the carbon except their oxides, their carbonates and their hydrogen carbonates are called organic compound। समझ में आया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, बट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हेडिंग डालिए हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, देखिए कितना सिंपल हो गया। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक हमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक पढ़ना है। ऑर्गेनिक के अंदर भी सिर्फ क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है। तो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, बताइए? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन से और हाइड्रोजन से, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। अब हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। बहुत ही सिंपल है यहाँ से। तो देखिए सैचुरेटेड जो होते हैं उनके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड या मोनोवैलेंट से जुड़े होते हैं। कार्बन कार्बन किससे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड से। आ रही बात समझ में? उनको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन, या पैराफिन्स भी बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, याद कर सको तो अच्छी बात है, वरना एल्केन्स ही याद कर लेना। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, उसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एल्केन्स बोलते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं।
क्लियर, समझ में आया क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? वेरी गुड। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? इसमें भी दो टाइप के होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो या किससे जुड़ा हो? ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये दोनों ही किस में आएंगे? अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आएंगे। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इस वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्कीन्स, और इन वालों को, ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम बोलते हैं एल्काइंस। क्या बोलते हैं? एल्काइंस। आ रही बात समझ में? ये एल्केन है, ये एल्कीन्स है, और ये कौन है? एल्काइंस हैं। और यही सब तीनों जो कार्बन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, इनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इन्हें? फंक्शनल ग्रुप। कैसे? जब सिंगल बॉन्ड लगा होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी, डबल बॉन्ड लगेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट होंगी, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट होंगी। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर? तो हमें डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है? एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे एल्केन्स। हाइड्रोकार्बन समझ में आया क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्केन्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? तो देखिए, अब तुम्हें मालूम है कि मुझे सिर्फ दो ही चीज़ों का यूज़ करना है, कार्बन का और एक किसका? हाइड्रोजन का। तो पहला अगर मैं एल्केन बनाना चाहूँ, पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना चाहूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं। कौन से? नेचुरली अकरिंग। क्या कोई सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? कोई सिंथेटिक मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो सबसे पहले लैब के अंदर बनने वाला जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज़ कॉल्ड यूरिया। ये भोलर ने बताया था। किसने? भोलर अंकल ने, है ना। कौन है? यूरिया। यूरिया इंटेंशनली नहीं बना रहे थे इसको, ये एक्सीडेंटली बन गया था। बहुत लंबी स्टोरी है, कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब के अंदर सिंथेसाइज किया गया या बनाया गया है। ये मैन मेड है और इसका फार्मूला क्या है? NH2CO NH2 बराबर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH4N2O। ये किसका फार्मूला है? यूरिया का। क्लियर है ना। ये हमारे टॉयलेट के अंदर भी होता है, यूरिक एसिड होता है ना, वो यही होता है ना। नोट कर लीजिए इसे। अगर एग्ज़ाम में पूछ लें कि पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है तो आप बोल देंगे यूरिया। यूरिया का फार्मूला लिख लीजिए आप। ठीक है, अब हम एल्केन्स की बात करते हैं। किसकी? एल्केन्स की। तो देखिए, एल्केन्स में अगर मैं सबसे पहला कंपाउंड बनाने जाऊं तो मैंने एक कार्बन ले लिया सीधा। क्लियर? तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रावैलेंट होता है। अब मुझे मालूम है कि इसमें हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं जोड़ना है अपने को, तो यहाँ कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया। बराबर। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? CH4। अगर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या बनाऊं? डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे बनेगा? डुप्लेट 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 ऑक्टेट, पूरा कंप्लीट हो गया। ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये एल्केन का पहला क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। क्लियर? इसका नाम क्या होता है? मीथेन। अब देखिए, अब यहाँ पर इशू आता है कि इसका नाम मीथेन कैसे हुआ। तो इसको अभी मैं रोकता हूँ, थोड़ा साइड से हेडिंग डालते हैं। IUPAC नेम, IUPAC नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। IUPAC का फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल, लिख लीजिए आप, इंटरनेशनल लिखिए, नोट करिए, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कोई भी नाम केमिस्ट्री के अंदर अगर दिया जाता है तो सबसे पहले उसको वेरीफाई कौन करता है? IUPAC एक संस्था है, वो लोग इसको वेरीफाई करते हैं, तभी आगे क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, IUPAC नेम। ठीक है, डालिए हेडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े? चलिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए, अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है तो वो पढ़ा जाएगा मेथ, 2 कार्बन है तो क्या पढ़ा जाएगा? एथ, और 3 कार्बन है
तो पढ़ा जाएगा प्रोप। क्या पढ़ा जाएगा? प्रोप। और 4 कार्बन हैं तो क्या पढ़ा जाएगा? ब्यूट। और 5 कार्बन हैं तो क्या पढ़ा जाएगा? पेंट। और 6 कार्बन हैं तो क्या पढ़ा जाएगा? हेक्स। और 7 है तो क्या पढ़ा जाएगा? सेप्ट। आगे ज़रूरत नहीं है, वैसे ऑक्ट, नॉन और डेक हो जाता है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास के अंदर अपने को 6-7 तक ही लगने वाला है। तो जो हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसके लिए IUPAC नेम में क्या लग जाता है? एन। और डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो वो क्या बन जाता है? इन। और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो क्या बन जाता है? आइन। तो ये फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम हैं। क्या नेम है कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से हैं तो उसके लास्ट में आप क्या जोड़ दीजिए? एन जोड़ दीजिए। जैसे मैं इसकी बात करूँ, क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कार्बन सिंगल है, सिंगल कार्बन होता है तो क्या पढ़ा जाता है? मेथ। और बाकी इसकी वैलेंसी किससे पूरी हुई है? सिंगल बॉन्ड से, है ना? तो क्या जुड़ गया? एन। तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। हो गया मीथेन, ठीक है। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर? समझ में आया? अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 4 1 4, तो कितना हो गया? 16U। कितना हो गया? 16U। देखिए पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए तभी पढ़ने में मज़ा आता है। चलिए अगला हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। आप 2 कार्बन ले लीजिए। कितने कार्बन? 2। अभी 1 लिया था। अब इसकी बैलेंसी मुझे मालूम है टेट्राहेड्रल होता है, सॉरी टेट्रावेलेंट होता है। तो टेट्रावेलेंट के लिए इसके साथ एक बॉन्ड इधर है, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, 4 हो गए। इसके साथ एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। आप क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। तो बाकी बैलेंसी आप किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से। ठेड़ा 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 ठेड़ा। आगे बात समझ में? अगर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाऊँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, हाइड्रोजन से तो पूरा कर रहे हो। डुप्लेट 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 डुप्लेट, हो गया पूरे डुप्लेट डुप्लेट। अब देखिए 4 कार्बन के पास हैं, 3 इसके पास है, 4 और 3 7 और 1 यहाँ से ले लो तो कितने हो गए? 8। 4 कार्बन के पास है, 1 2 3, 4 और 3 7, 1 यहाँ से ले लीजिए तो कितने हो गए? 8। बन गया। ये डॉट स्ट्रक्चर किसका है? ये किसका है? उसका नाम देखिए कैसे दिया जाएगा। कितने कार्बन हैं? कितने आदमी हैं? सरकार 2। ये 2 ही हैं, है ना। 2 के लिए क्या पढ़ा जाता है? धर्मेंद्र जितेंद्र? नहीं भैया, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन नहीं, एथ पढ़ा जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? एथ। और सभी कार्बन, दोनों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हो गया एन। तो ईथेन। इसका नाम क्या हो गया? ईथेन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कोई सा भी हाइड्रोकार्बन पढ़े, चाहे एल्केन पढ़े, चाहे एल्कीन पढ़े, चाहे एल्काइन, तो शुरू के 3 जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनका डॉट स्ट्रक्चर आप जरूर करेंगे क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं उसके, ठीक है। चलिए तो अभी तो 2 आपने हाइड्रोकार्बन बना लिए, तीसरा देखते हैं 3 कार्बन के साथ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, टेट्रावेलेंट होता है तो 4 वैलेंसी बना दीजिए, इसकी 4 बॉन्ड बना दीजिए, 1 2 3 4 हो गया। इसके साथ 1 2 3 और ये 4 किससे पूरी करेंगे आप? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। इसका डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, डुप्लेट 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 डुप्लेट, हो गए डुप्लेट डुप्लेट। अब 4 कार्बन के पास है, 3 हाइड्रोजन, 4 और 3 7, तो 1 यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, ये 8 हो गए। इसके पास 4 है, 2 ऊपर नीचे, 4 और 2 कितने हो गए? 6, तो 1 यहाँ से ले लेगा, 1 यहाँ से ले लेगा, तो कितने हो गए? 8। 4 इसके पास है, 3 इधर है, 4 और 3 7, 1 यहाँ से ले लेगा, तो कितने हो जाएंगे? 8। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका? देखिए 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या पढ़ा जाएगा? प्रो। क्या पढ़ा जाता है? प्रो। अब सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो एन, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? क्लियर? वेरी गुड। चलिए एक और बनाते हैं, बट डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। 1 2 3 4 कार्बन मैंने अटैच कर दिए। अब बताइए कार्बन कितने वैलेंट होता है? टेट्रावेलेंट होता है ना, तो 4 वैलेंसी पूरी करिए, हो गया। हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो किससे कंप्लीट करेंगे आप? हाइड्रोजन से, है ना, हो गया। क्लियर?
तो इसका नाम क्या था, 1 2 3 C3, 1 2 3 4 5 6 7 8 C3H8। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 C4, 3 और 3 6 और 4 10 H10, है ना। इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा इसका, तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। क्लियर, सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे ना तो सब कुछ सिंपल ही लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए कार्बन को लेके मैंने जो डिटेल में बात करी थी, कार्बन का नेचर क्या होता है, कैसा होता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, ए से जेड तक सारी नॉलेज अपने को होना चाहिए। तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है ये, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है बाकी अदर इलेक्ट्रॉन के साथ, जो भी जुड़ेगा इसके साथ। अब यहाँ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन से पूरा करना है अपने को। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा एल्केन के बारे में और देखते हैं कि एल्केन में सिमिलैरिटी क्या है आपस में। तो देखिए क्या है, तो एल्केन का पहला कंपाउंड मैंने क्या बनाया था, CH4 बराबर, दूसरा क्या बनाया था C2H6, तीसरा क्या बनाया था C3H8, चौथा क्या बनाया था C4H10, यही तो बनाया था, है ना। तो देखिए ये सभी कौन है, एल्केन है। तो ऐसे में आगे तक बनाते जा सकता हूँ, बहुत लंबी लॉन्ग चेन बन सकती है, यहाँ से बन सकती नहीं बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, इतने सारे कंपाउंड नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला लेकर दिखाएंगे। तो देखिए अगर मैं 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन ले लूँ, n = 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ क्या रिलेशन है, डबल होके 2 ऐड हो रहा है। जैसे 1 है तो 2 1 2 + 2 4 हो गया, 2 2 4 + 2 8 हो गया, 3 2 6 + 2 8 हो गया, 4 2 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो हाइड्रोजन डबल होकर कार्बन के नंबर से डबल होकर 2 क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, किसका सूत्र हो गया, किसका सूत्र हो गया, एल्केन का। किसका, एल्केन्स का। अब इससे आप कोई सा भी निकाल सकते हो, जैसे C12 निकालना है, क्या निकालना है C12, तो n की जगह 12 रख दीजिए, 12 2 24 और 2 कितना हो गया 26। ये भी एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्लियर, वेरी गुड। अब इसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप है, एल्केन। इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्केन। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आइडिया देता हूँ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए फंक्शनल ग्रुप या तो एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, जो अगर किसी कंपाउंड के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच कर दिए जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं कार्बन, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, एल्केन है। क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा तभी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी। अब जरा यहाँ से मैं एक टॉपिक क्लियर करता हूँ आपका। आप यहाँ पर देखिए कि दो कॉन्जिक्यूटिव हाइड्रोकार्बन एल्केन वाले एक दूसरे से कितना डिफर हैं, एक कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से। यहाँ से यहाँ देखिए ये भी कितना डिफर हैं, एक कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से। 6 से 8 हो रहे हैं, 4 से 6 हो रहे हैं, 8 से 10 हो रहे हैं। यहाँ पर भी कितना डिफर हैं, 2 से। आ रही बात समझ में। अगर आप मॉलिकुलर मास की बात करें तो कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 2 1 2 कितना हो गया 14U। तो बताने का मतलब ये है कि एक टॉपिक आता है दैट इज़ कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। क्या चीज़, होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिस्ट ऑफ नंबर्स या ऐसे लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स जो एक दूसरे से मॉलिकुलर फार्मूला से कितना डिफरेंट हो CH2 और मॉलिकुलर मास से कितना डिफरेंट हो 14U, और फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ऐसी सीरीज़ को, ऐसे लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है क्या सर यही होमोलोगस सीरीज़ है, नहीं। जैसे जैसे आप फंक्शनल ग्रुप चेंज करेंगे वैसे वैसे होमोलोगस सीरीज़ भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। बट दैट पर्टिकुलर सीरीज़ हैज़ द सेम मॉलिकुलर, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप, और ये चीज़ फिक्स रहेगा उसके अंदर। आप कोई सी भी सीरीज़ लिख लीजिए होमोलोगस, उसके अंदर ये दोनों बातें फिक्स रहेंगी। कौन कौन सी, CH2 से डिफर होंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव, और किससे डिफर होंगे 14U से। 14U मतलब उसका मॉलिकुलर मास कितने कितने से डिफरेंट होगा 14U। तो जैसे जैसे आप होमोलोगस सीरीज में बढ़ते जाएंगे तो उसका मॉलिकुलर मास क्या होता चला जाता है, 14 14 14 ऐड होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द होमोलोगस सीरीज एंड एल्केन्स।
अब होमोलोगस सीरीज अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसको अलग से लिखवाऊंगा मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया है, ठीक है। चलिए, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका कंप्लीट हो गया, एल्केन। अब अनसैचुरेटेड में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्कीन्स के बारे में। किसके बारे में, एल्कीन्स। अब देखिए, अगर आप सिंगल कार्बन लेते हो तो सिंगल कार्बन एक साथ डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आप एल्कीन पढ़ रहे हो। तो एल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हों तो वो क्या कहलाते हैं, एल्कीन्स होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं हो सकता। सिंगल कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ ही अटैच हो सकता है, बाकी दूसरे एलिमेंट के साथ, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे अगला कार्बन हो। लेकिन आपको अगर डबल बॉन्ड से अटैच करना है तो कम से कम अपने को 2 कार्बन लगेंगे। क्लियर। तो 2 कार्बन को आप डबल बॉन्ड से क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। 3 बॉन्ड से भी अटैच कर सकते हो, आगे बात करेंगे। अब बताओ, ये टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावैलेंसी होती है इसकी। तो 2 पहले से हैं तो 2 इससे लगा लो, 2 पहले से हैं 2 इधर लगा लो। बैलेंसी पूरा करने के लिए आप पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। तो किससे पूरा करेंगे बैलेंसी, हाइड्रोजन से पूरे करेंगे। क्लियर। तो क्या नाम हो गया इसका, C2 1 2 3 4 C2H4। क्लियर। नाम क्या पड़ा जाएगा इसका, कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या हो गया, एथ, बराबर। और डबल बॉन्ड है, आप बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड भी तो है, तो इसमें जो मैक्सिमम बॉन्ड होता है वो काउंट होता है। तो यहाँ कौन है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए ईन होता है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथीन। क्या नाम है इसका, इथीन। क्लियर। इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएं। अच्छा, वापस चलते हैं। अगर ये सिंगल कार्बन होता, अगर वो एनी हाउ डबल बॉन्ड से जुड़ जाता तो क्या नाम होता है इसका, मीथीन होता है। और मीथेन दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो बनता ही नहीं है ना। मीथेन कुछ नहीं होता है, जैसे 44 41 47 ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसे ये नहीं होता है, मीथेन नहीं होता है। आ रही बात समझ में, क्यों, क्योंकि सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो ही नहीं सकता। ठीक है। चलिए, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, डुप्लेट 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 डुप्लेट, हो गया। अब देखो, इसके बाद 4 हैं, 2 ये हैं, 4 और 2 6 और 2 इससे ले लेगा। 4 और 2 6 और 2 कितने हो गए, 8। 4 इसके पास है, 2 6 हो गए और 2 इससे शेयर कर लेगा, तो कितने हो गए, 8। ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया, किसका हो गया, इथीन का। किसका, इथीन का, बराबर। इथीन को ऐसे भी लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। लिखने को क्या है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C2H4। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, 3 कार्बन ले लो। कितने कार्बन, 3। अब यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एल्कीन, तो आप डबल बॉन्ड चॉइस है आपके पास, कहीं पर भी लगा दो, इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, बराबर। तो किधर लगा दूँ मैं, इधर लगा देता हूँ। ठीक है। आप इधर दोनों भी लगा सकते हो, क्योंकि इसको तो 4 बैलेंस चाहिए ना, तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल 1 लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद 2 बॉन्ड हैं, तो 4 बॉन्ड करने के लिए इधर उधर लगा लो। इसके बाद 1 2 3 है तो 1 नीचे लगा लो। इसके पास 1 है तो 1 2 3 इधर लगा लो। किससे पूरा कर दीजिए आप, हाइड्रोजन से। ठेड़े ठेड़े ठेड़े, बराबर। तो ये कितना हो गया, C3 1 2 3 C3 और 2 2 4 2 6, है ना। इसमें क्या कॉमन चीज़ दिख रहा है कि कार्बन से हाइड्रोजन जस्ट डबल हो रहा है, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। अगर मैं इसका जनरल नेम लिखूं तो क्या आएगा, CnH2n, है ना। हाइड्रोजन जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन से क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन से डबल हो रहे हैं, H2n। तो अगला क्या आएगा, C4H8, 4 2 जा 8। देखेंगे इसके बारे में। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप। क्या नाम होगा इसका, प्रोप। और इसमें डबल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा, इन। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। क्या नाम है इसका, प्रोपीन। क्लियर। चलिए इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएं प्रोपीन का। तो देखिए प्रोपीन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 3 4। जब तक आप स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं बनाएंगे तब तक डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, डुप्लेट 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 डुप्लेट। अब देखें, 4 और 2 6 और 2 यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, कितने हो गए, 8। 4 और 1 5 और 3 यहाँ से शेयर कर लेगा, 8 हो गए। 4 और 3 7 और 1 यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, तो कितने हो गए, 8। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन।
किसका डॉट स्ट्रक्चर है ये? प्रोपीन का। अब देखो ब्यूटीन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 यही तो है। अब डबल बॉन्ड आपकी चॉइस है, कहीं पर भी लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया। अब बैलेंसी पूरी करेंगे इसकी। बैलेंसी का मतलब टेट्रा वैलेंट होता है, तो यहाँ पे 4 कार्बन 1 2 3 4 बैलेंसी। यहाँ पे 1 2 3 है तो एक ऊपर लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, चॉइस है आपकी, इधर लगा दो। 1 2 3 तो एक इधर लगा दो, इधर 1 है तो 1 2 3 किससे पूरी कर दीजिए बैलेंसी? हाइड्रोजन से। ठड़ा 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 ठड़ा। अब देखो 1 2 3 4 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो क्या नाम है इसका? 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो ईन, तो क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटीन। इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आप खुद से बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, कुछ देखा है नहीं देखा, कि ब्यूटीन का एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n। अगर मैं इसकी लिस्ट बनाऊँ तो C2H4 पहला कंपाउंड क्या होगा? C2H4, दूसरा C3H6 और C4H8 और C5H10, यही तो आएगा। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया? CnH2n। ये एल्कीन का हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। क्लियर? इसके अंदर भी आप नोटिस करेंगे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक लेना है, और 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी उतना ही रहेगा 14U। यूनिफाइड यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं इसे, यूनिफाइड यूनिट भी बोलते हैं। क्लियर? तो ऐसी लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड के बीच में स्ट्रक्चर फार्मूला कितने कार्बन का डिफरेंस हो, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, इतने से डिफर हो या 14U से डिफर होते हैं, तो ऐसी लिस्ट को, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है। कौन है फंक्शनल ग्रुप? ईन या एल्कीन। क्या बोल सकते हैं आप? एल्कीन, ये बोल सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम है, बराबर। तो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्लियर? तो होमोलोगस सीरीज आप लिख सकते हैं, लिखो होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन लिखिए होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन लिखिए, लिखवा देता हूँ मैं आपको। लिखो अ सीरीज ऑफ organic compounds in which the members present have the same functional group and similar chemical properties, है ना? in which have the same functional group and similar chemical properties। नोट कर लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ, लिख लिया यहाँ तक। and 2 successive members in the particular series differ in the molecular formula CH2 और मॉलिकुलर मास 14U। ये हो गई आपकी होमोलोगस सीरीज, है ना? अब एग्जाम्पल आप कोई सा भी लिख सकते हैं। अगर आपसे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन का पूछ लें तो आप क्या लिखेंगे? CH4 C2 6 C3 8। ये सीरीज़ हो गई किसकी? होमोलोगस सीरीज़ एल्केन की। ये किसकी हो गई? एल्कीन की। अब आप एल्काइन का भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए एल्काइन पे बढ़ते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे, अगला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्काइंस, ठीक है। अब एल्काइंस में भी वही केस है, ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी वही केस है कि सिंगल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसके लिए मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, टेट्रावेलेंट होता है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? बैलेंसी पूरी करना पड़ेगी। तो 3 यहाँ 1 ये 4 हो गया, 3 यहाँ 1 यहाँ है, तो हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? C2H2। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन डबलेट 3 और 1 4 और 5 और 3 यहाँ से शेयरिंग 8 हो गया। 3 4 और 1 5 और 3 यहाँ से शेयरिंग कर लेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर? इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है तो इथ हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइन। क्या नाम है इसका? इथाइन। अगला देखिए 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है तो चौथा बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए। इसके साथ 1 2 3 4 है तो लगाने की जरूरत नहीं, इसके साथ 1 है तो 3 यहाँ लगा दीजिए। किससे पूरा करेंगे? हाइड्रोजन से, बराबर। क्या नाम हो जाएगा? C3H 1 2 3 4, बराबर। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो क्या नाम हो गया इसका? प्रोपाइन।
क्या नाम है इसका? प्रोपाइन। क्लियर? ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन। ठीक है, अब देखिए इसका अगर मैं स्ट्रक्चर फार्मूला बनाऊँ तो 1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, डुप्लेट 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 डुप्लेट, 3 सॉरी 4 ये हो गए, 5 हो गए और 3 यहाँ से, 5 और 3 8, 4 ये हैं, 3 ये हैं, 4 और 3 7 और 1 8, 4 ये है, 3 ये हैं, तो 1 यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, तो कितने हो जाएंगे? 8। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया किसका? प्रोपाइन का। क्लियर? अगर आप इसके अंदर नोटिस करेंगे तो क्या देख रहे हैं आप? C2H2 डबल होकर 2 कम हो रहे हैं, अगला C3H4 डबल होकर 2 कम हो रहे हैं, 3 2 जा हाइड्रोजन जो है नंबर ऑफ कार्बन से डबल होकर 2 कम हो रहे हैं, 3 2 जा 6 है ना, और 2 कम हो गए तो 4। तो अगला बताइए क्या आएगा? डबल करिए, 4 2 जा 8 और 2 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6। ऐसे देख लो, एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ और 2 2 हाइड्रोजन बढ़ाते चले जाओ तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 4 6 8 है ना, तो बताओ अगला क्या होगा? C6 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, कितना हो गया? 10 है ना। बताओ जनरल फार्मूला क्या होगा इसका? CN हाइड्रोजन डबल होकर 2 क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए। ये फार्मूला हो गया किसका? एल्काइंस का, है ना। तो एल्काइंस में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एल्काइंस की जो सीरीज़ होती है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और वो कौन सा होता है? एल्काइंस का ही होता है, ट्रिपल बॉन्ड का, है ना। और इसके अंदर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एक दूसरे से स्ट्रक्चर फार्मूला या मॉलिकुलर फार्मूला से कितने से डिफरेंस होते हैं? CH2 से। ये भी कितने से डिफरेंस है? CH2 से। और मॉलिकुलर मास के हिसाब से कितना डिफरेंट है? 14U से। तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। तो होमोलोगस सीरीज़ का आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइंस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, बहुत हो गया इसके बारे में। ठीक है चलिए, एल्कीन हो गया, एल्काइंस हो गया, एल्केन हो गया। चलिए अब 2 टॉपिक बचे हुए हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए आइसोमेरिज्म, है ना। उसके बाद बाकी के और जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है भाई? हाँ चल रहा है। चलिए, आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो देखिए सिंपल सा तरीका, कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट हों, इतना कहना सही नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वैसे अगर मैं इतना बोलूँ तो क्या बोलूँगा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन उनके स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊँ तो डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर्स बोलते हैं या स्ट्रक्चर आइसोमर्स बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाने जाएं तो अलग अलग फॉर्म में वो बन सके, आ रही बात समझ में? तो ऐसी प्रॉपर्टी को हाइड्रोकार्बन के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कहलाती है आइसोमेरिज्म। लेकिन उनसे जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन इतना कहना सही नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर मॉलिकुलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। क्लियर? तो थोड़ा और आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको। Those hydrocarbon which has the same molecular formula but different chemical properties and structures are called isomers, and this phenomena, this property of organic compounds is known as isomerism. क्लियर? आ गया समझ में? तो अब इसमें एग्जाम में आता क्या है? एग्जाम्पल्स पूछते हैं। क्या पूछते हैं? एग्जाम्पल्स, कि आप ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाइए। किसके? ब्यूटेन के। तो ब्यूटेन को अगर मैं सीधा बनाऊं एन ब्यूटेन की फॉर्म में, मतलब सिंपल चेन में, तो कैसे बनाऊंगा मैं? हाइड्रोजन से बैलेंस पूरी करूंगा मैं इसके, बराबर। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये हो गया, मॉलिकुलर फार्मूला हो गया C4, 3 और 3 6 4 10, ये तो हो गया। क्लियर? समझ में आया? देखिए, अब इसका मॉलिकुलर फार्मूला C4H10 है। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला मैं कैसे चेंज करूं
कि मॉलिक्यूलर फार्मूला यही रहे लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो। तो देखिए यहाँ पर आपने कार्बन को ऐसे जोड़ा है, बराबर। तो अगला कार्बन अगर आप यहाँ जोड़ देंगे तब ये ये इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन इसलिए बोला है कि आप आगे ब्यूटेन के अलावा कुछ भी जोड़ना चाहें तो आप सीधा जोड़ सकते हैं एन टाइम्स, मतलब जितने टाइम्स आप चाहो ऐड कर सकते हो। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये भी एक चेन में ही आ रहा है। तो आप यहाँ पर कार्बन नहीं जोड़ सकते, यहाँ पर कार्बन जोड़ सकते हैं, क्लियर। और इसके अलावा अगर आप यहाँ कार्बन जोड़ेंगे तब भी कोई मतलब नहीं, तब भी यही आएगा। तो इसलिए इसके जो मैक्सिमम आइसोमर्स हैं या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, एक ये और एक ये। कैसे, अब इसमें बैलेंस ही पूरी करते हैं। देखो 3 यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे, बराबर। यहाँ 1 है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे। अब ज़रा सोचो, 4 कार्बन हो गए, C4, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है इसका, C4H10 आ रहा है, क्लियर। लेकिन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, इसकी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो इस वजह से ये दोनों ब्यूटेन के क्या हैं, आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ये। क्योंकि स्ट्रक्चरल बोलना जरूरी है, आइसोमर्स दूसरे टाइप के भी होते हैं, बट स्ट्रक्चर को लेके अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो हम उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्यूटेन के आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाइए। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं स्ट्रक्चर, 2 होते हैं, बना लीजिए, एन ब्यूटेन और इसे आइसोपेंटेन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसे, आइसोब्यूटेन, जर्नल नेम है इसका आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप हेक्सेन के ले लीजिए, किसके, हेक्सेन के। तो हेक्सेन में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक तो ऐसे बन सकता है, यार ये हाइड्रोजन कहाँ तक पूरा करो, हाथ थक गया मेरा बनाते बनाते, ठीक है। इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है चैप्टर ये। यहाँ पे हाइड्रोजन 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 पूरा कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या आइसोमर्स बन सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक तो ये बन सकता है, दूसरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5। अब छठा कार्बन आप ना तो यहाँ लगा सकते हैं ना यहाँ लगा सकते हैं, आप यहाँ लगा सकते हैं छठा कार्बन, क्योंकि अगर आप यहाँ लगाएंगे तो ये सेम वही चेन हो जाएगी, यहाँ लगाएंगे तब भी ये वही चेन हो जाएगी। तो एक कार्बन आप यहाँ पर लगा सकते हैं सेकंड पोजीशन पर, बराबर, क्लियर। लेकिन अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो वो वाला और ये वाला एक ही काउंट होगा, क्योंकि यहाँ से भी ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, इधर से भी ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। तो आप एक कार्बन यहाँ पे लगा सकते हैं। पहले मैं समझा देता हूँ, देखिए तीसरा 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ लगा दिया, आप यहाँ लगा सकते हैं, तो कितने हो गए, 1 2 3। और देखिए भैया एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आइसोमर्स से बनाने के लिए, है ना। तो 1 2 3 और 4। अब ज़रा सोचिए, अगर आप यहाँ लगाएंगे ना तो ये और ये कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 पर आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 पर आएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसलिए इसका आइसोमर्स नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन यहाँ लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका ज़रा मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करते हैं, ये कितना हो गया, C6H14, 3 और 3 6, 4 10 और 4 14, क्लियर। चलिए यहाँ पूरी करते हैं बैलेंस। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितने आएंगे 2, यहाँ कितने आएंगे 2, यहाँ कितने आएंगे 3, यहाँ कितने आएंगे 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 और 4 14, बिल्कुल वही आ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ कितने आएंगे 3, यहाँ कितने आएंगे 2, यहाँ कितने आएंगे 2, यहाँ कितने आएंगे 3, यहाँ कितने आएंगे 2, यहाँ कितने आएंगे 3, 3 और 3 6 और 3 9, यहाँ 1 आएगा, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो गए, क्लियर। यहाँ देखिए यहाँ कितने आएंगे 3, यहाँ कितने आएंगे 3, यहाँ कितने आएंगे 3, यहाँ कितने आएंगे 3, 1 2 3 4, 3 चौक 12, है ना। तो यहाँ कितना आएगा 1 और यहाँ पर भी 1, बराबर। 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए किसके, हेक्सेन के, किसके, हेक्सेन के। आपके लिए होमवर्क है, पेंटेन के अपने को क्या करना है, होमवर्क में बनाना है, क्लियर। चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं,
दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। चलिए देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका आइसोमर्स, होमोलोगस सीरीज़ और फंक्शनल ग्रुप। ये 3 बातें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, गारंटी देता हूँ यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। देखिए फंक्शनल ग्रुप, हेडिंग डालिए फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाएंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ना है इसे, ज़्यादा जो है इसको घुमाना नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखें फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। जैसे अभी आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो एल्केन पढ़ा आपने, एल्कीन पढ़ा, एल्काइंस पढ़ा, तो इसके अंदर क्या हुआ कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। इसी तरह अगर आप बॉन्ड को छोड़कर, बॉन्ड को हटाकर अगर आप कोई एटम जोड़ते हो या ग्रुप ऑफ एटम जोड़ते हो, तब भी प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। लेकिन वो कौन से एटम्स होते हैं या कौन से ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देते हैं, वो कहलाते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, बराबर। जब भी ये हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चेंज। तो वो कौन से एटम हैं, वो कौन से ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, वो लिख लीजिए आप, उनको ही हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। एक आता है, चलो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखवा देता हूँ, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम का मतलब एटम डिफरेंट टाइप का क्या होगा और उससे बनने वाले फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, बराबर। और फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला, और उसका कौन सा नाम, IUPAC नेम उसका। ठीक है, तो अगर मैं इससे मिलकर बात करूं किसकी, क्लोरीन और ब्रोमीन की, आर्यभट्ट में, तो उनको हम क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, तो उसको हम बोलते हैं हेलो ग्रुप्स। क्या बोलते हैं इन्हें? हेलो ग्रुप्स। तो हेलो ग्रुप्स में, हेलोजन गैसेस में जितनी भी गैसेस होती हैं वो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या करती हैं, काम करती हैं। और दूसरा, ऑक्सीजन से बनने वाले, किससे? ऑक्सीजन से बनने वाले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? एक OH होता है और एक CHO होता है जिसमें ऑक्सीजन होगा, और एक CO होता है, और एक आपका COOH होता है। तो ये ऑक्सीजन से बनने वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, बराबर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोहल। और इसको हम बोलते हैं एल्डेहाइड। क्या बोलते हैं इन्हें? एल्डेहाइड। और इसको बोलते हैं हम कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, इनका तो फार्मूला यही होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप इस तरह से हाइड्रोकार्बन के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एल्कोहल का होता है OH, एल्डिहाइड का होता है CHO। अब इसमें कार्बन है तो इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? कीटोन, कीटोन का होता है CO, इसमें कार्बन है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कीटोन हमेशा हाइड्रोकार्बन के बीच में अटैच किया जाता है, साइड में अटैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप कीटोन यहाँ अटैच करेंगे तो ये हाइड्रोजन से बैलेंस पूरी करोगे तो ये एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो कीटोन कभी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं लगता, हमेशा मिड पोजीशन पे लगता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, COOH। तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए सभी में CO है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ H नहीं है। क्लियर? इसके IUPAC नेम क्या होते हैं? जब भी आप हाइड्रोकार्बन में हेलोजेंस लगाएंगे तब नाम से पहले क्लोरीन के लिए लगेगा क्लोरो, ब्रोमीन के लिए लगेगा ब्रोमो, आयोडीन के लिए लगेगा आयोडो, एल्कोहल के लिए लगता है ऑल, ये लास्ट में लगता है। ये प्रीफिक्स है, ये क्या है? सफिक्स हैं। ऑल लगता है। एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, इसके लिए अन लगता है, वन नहीं, क्या बोलेंगे इसे? अन। और इसके लिए ओइक एसिड, क्या लगता है इसके लिए? ओइक एसिड। तो ये सभी फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं जिनके नाम क्या होते हैं, फार्मूला क्या होता है और IUPAC नेम क्या होते हैं, कैसे चेंज होते हैं। अब जैसे मैं मीथेन की बात करूं,
किसके? मीथेन की। तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा किसी एक हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से रिप्लेस करके मैंने OH लगा दिया। क्या लगा दिया? OH। अब आप बोलोगे सर क्या बैलेंस इसकी पूरी है? बिल्कुल पूरी है। देखिए O के अंदर कितने होते हैं? 8 होते हैं और हाइड्रोजन का ये हो गया। तो देखिए ये चारों इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अब ये इसके बाद 6 हैं तो एक इससे ले लिया 6 और एक 7 और एक इससे ले लिया 8। अब इसका डुप्लेट यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम आप टेंशन ना लें, ये ग्रुप ऑफ एटम पहले से ही बैलेंस है। तो आप सीधा हाइड्रोजन हटाकर इसको क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं। बराबर। तो इसका नाम क्या है? देखो पहले नाम क्या था इसका? मीथेन। क्या नाम था? मीथेन। और जैसे ही आप OH लगाएंगे यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप तो E हटा देंगे यहाँ से और उसका नाम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेनॉल। क्या नाम है इसका? मेथेनॉल। आई बात समझ में? अब देखें ईथेन पढ़ा है आपने, अभी पढ़ाया था ना मैंने। ये किसका फॉर्मूला है? ईथेन का। बराबर। ठीक है। कहीं पर भी एक हाइड्रोजन हटा दीजिए OH लगा दीजिए। ठीक है। तो पहले नाम क्या था इसका? ईथेन। E हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए? ऑल लगा दीजिए। तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनॉल। क्या नाम हो गया इसका? एथेनॉल। तो अल्कोहल की पहले जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उन सबकी नॉलेज होना चाहिए। और लिखने का तरीका ये है कि ऑक्सीजन से बनने वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सभी सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ते हैं और लास्ट में E हटाकर हाइड्रोकार्बन के नाम में इनके ये नाम जोड़ दीजिए आप। ठीक है। चलिए अब हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को लेकर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। सबसे पहले ब्यूटेनॉल। क्या बनाएंगे? ब्यूटेनॉल। तो देखो ब्यूट में 4 कार्बन है, 1 2 3 4। सभी की बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करते हो आप? करते हो नहीं करते हो? बराबर। अब यहाँ पर ऑल है तो फंक्शनल ग्रुप ऑल किसका नाम होता है? OH का। तो आप कोई एक हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर क्या जोड़ दीजिए? ऑल OH जोड़ दीजिए। तो क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेनॉल। चलिए अगला प्रोपेनल। अब देखिए प्रोप का मतलब 3 कार्बन। अब जरा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोपेनल 3 कार्बन। अगर मैं प्रोपेन लिखता, क्या लिखता? प्रोपेन। तो यही तो होता। अब यहाँ अल है, अल किसका होता है? एल्डिहाइड का। तो अपने को COOH जोड़ना है। तो COOH आप क्या करेंगे? जब फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन आता है तो वो भी काउंटिंग में आता है 1 2 3। किसका मतलब? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पहले से ही है। तो वो बनाने के लिए आप यहाँ से क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ हटा देंगे और यहाँ किसको जोड़ देंगे? H को जोड़ देंगे। तो देखिए CHO हो गया। ये CHO आ रही बात समझ में? कौन से समझ में? देखिए क्या बता रहा हूँ। प्रोपेनल। बच्चे क्या करते हैं? प्रोप के लिए पहले 3 ये जोड़ देते हैं। सुनते रहे ना बच्चे, गलती क्या करते हैं? 3 के लिए जोड़ देंगे, फिर यहाँ से फंक्शनल ग्रुप जोड़ने के लिए ये लगा देंगे। तो मेरे भैया अब ये प्रोप नहीं रहा, 1 2 3 4 हो गए। मतलब फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन अपने को क्या करना है? इसी के अंदर काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए यहीं आप क्या जोड़ दीजिए? 1 2 3 4 एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दीजिए। तो इसका नाम क्या है? प्रोपेनल। ठीक है। और बढ़े। चलिए प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है? 1 2 3 4 3 कार्बन के लिए किस तरह से ऐड करेंगे? देखिए प्रोपेनोइक एसिड के लिए अब 3 कार्बन है। ओएक एसिड कौन है? COOH। यही तो है। तो आप पहले इस कार्बन को इस तरह लिख लीजिए ओएक एसिड में। ये बन गया COOH। अब बैलेंसी पूरी करिए। 1 2 3 4 कंप्लीट है। तो 3 यहाँ पे ले लीजिए हाइड्रोजन, 2 यहाँ ले लीजिए। बराबर बन गया। ये क्या नाम है इसका? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। चलिए और देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप को लेकर 1 2 नॉमेनक्लेचर ज़रूर आएगा, तो तुम्हें आना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है। देखें अब इसको कीटोन को लेकर बात करता हूँ। तो प्रोपेनन, क्या नाम? प्रोपेनन। तो प्रोपेनन में 3 कार्बन हो गए। अब
अन का मतलब कौन है, कीटोन है, तो कीटोन में COO, तो आप साइड में नहीं लगाएंगे कीटोन को, कीटोन हमेशा कहाँ लगता है, बीच में, तभी बैलेंस देखो पूरी हो गई इसके। अगर मैं यहाँ लगा देता, मिस्टेक देखिए, अगर यहाँ लगा देता तो यहाँ हाइड्रोजन से पूरा करोगे तो ये कीटोन कहाँ रहेगा, कौन बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसलिए आप कीटोन का जो डबल बॉन्ड O है वो यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ बैलेंस पूरी करिए, 3, यहाँ पे बैलेंस है 3, यहाँ कंप्लीट है, तो ये किसका नाम हो गया, कीटोन, और इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया। इसमें से देखते हैं क्लोरोब्यूटेन, क्या नाम लिखना है, क्लोरोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन, बराबर। अब इन हाइड्रोजन्स के अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, और ना कोई कार्बन होता है, क्लियर। तो यहाँ पे जितने भी नाम है आपका, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन बना दीजिए और क्लोरीन को ऐड कर दीजिए कहीं पर, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर कार्बन होता ही नहीं है। तो जितने भी आपको दे रखे हैं नाम के अंदर ब्यूट, तो आप उतने ही बना दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हो गया। ये क्या नाम हो गया इसका, क्लोरोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमीन जोड़ दीजिए। आयोडोब्यूटेन, तो आयोडीन जोड़ दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो ब्रोमो आयोडो ब्यूटेन। प्रोपेन है तो 3 कार्बन के साथ जोड़ दीजिए इसको, क्लियर। तो ये सारी कहानी किसकी हो गई, बताइए किसकी हो गई, फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, अब आपके सिलेबस में बस इतना ही है फंक्शनल ग्रुप तक। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, ये सब नहीं है, क्लियर। तो मैं नोट करके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख लीजिए, आने के बहुत चांसेस हैं। तो देखिए क्या, सबसे पहले सिर्फ नाम आएंगे इनके, ठीक है। एथेनोइक एसिड है ना, और मेथेनोइक एसिड, क्लियर। इनके IUPAC नाम बताइए और जर्नल नेम बताइए। तो सबसे पहले अगर मैं IUPAC की बात करूं तो क्या होगा, और जनरल नेम की बात करूं तो क्या होगा, एग्जाम में जरूर पूछेंगे, ध्यान से बना लीजिए आप। एथेनोइक एसिड, तो एथ के लिए 2 कार्बन, एथ के लिए कितने कार्बन, 2 कार्बन। ओइक एसिड है तो COOH लगा दीजिए। तो COOH कैसे लगाएंगे, डबल बॉन्ड और OH, क्लियर। और इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दीजिए, लगा दिया। तो इसका नाम क्या हो गया आपका, CH3COOH, तो इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड, क्लियर। एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हुआ, CH3COOH, है ना। अब बात करते हैं मेथेनोइक एसिड की। तो मीथेन में 1 कार्बन होगा और वो ही किसके अंदर आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो आप इसको इस तरह से अटैच कर दीजिए। बैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, HCOOH, ये हो गया आपका मेथेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका, मेथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर एथेनोइक एसिड और मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पूछेगा और इनके जर्नल नेम पूछेगा। तो देखिए इसका जर्नल नेम क्या होता है, दैट इज एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, एसिटिक एसिड। ये IUPAC नेम है, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड कहाँ होता है, विनेगर के अंदर। आपको मालूम है पानी के अंदर 7 से 8%, 7 to 8% अगर आप एसिटिक एसिड डाल दें तो क्या बन जाता है, वो विनेगर बन जाता है। मेथेनोइक एसिड ये एंट के डंक के अंदर मिलता है, नहीं मिलता है चींटी के अंदर, है ना। इसका नाम होता है जर्नल नेम फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, क्लियर। तो बने रहें APT अड्डा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जितना पॉसिबल हुआ मुझसे मैंने पूरा कंप्लीट यहाँ पे करा दिया है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें रह गई हों, जैसे अगर आपके साइक्लिक कंपाउंड की बात करूँ, किसकी बात, साइक्लिक की। तो देखिए अगर आप 3 कार्बन को इस तरह अटैच करते हैं सिंगल बॉन्ड से, तो इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन इधर लगा दो, 2 4 हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 4 हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 4 हो गए। तो 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन क्लोज चेन में है तो इसको नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह आप
4 कार्बन को क्या कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं। 2 हैं तो 2 यहाँ लगा दो, 2 हैं तो 2 यहाँ लगा दो। टेट्रावेलेंट होते हैं ना ये, तो टेट्रावेलेंट के लिए 4 से बैलेंसी पूरी करना पड़ेगी। तो इसका नाम हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्लोज है तो क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोब्यूटेन, है ना। ये भी नोट कर लीजिए। जितने भी नॉन ओपन चेन मतलब क्लोज चेन वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, तो 2 कार्बन से तो बन नहीं सकता, मिनिमम 3 से ही बन सकता है, 4 से बन सकता है, 5 से बन सकता है, बन सकता है। 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पर, है ना। 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पर। 2 हैं यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन से बैलेंसी पूरी कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन से बैलेंसी पूरी कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन से बैलेंसी पूरी कर दीजिए, है ना। 5 कार्बन है तो क्या नाम हो गया इसका, पेंटेन, और क्लोज है तो क्या नाम हो गया, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब 6 कार्बन को लेके बना दीजिए, क्लियर। 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, बराबर। 6 कार्बन है तो क्या हो गया, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन, क्लोज है तो क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोहेक्सेन, क्लियर। कितने कार्बन है, 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, 12, तो इसका नाम हो गया C6H12, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए लास्ट। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड का यूज़ करूं, किसका यूज़ करूं, डबल बॉन्ड का, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। ठणे 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 ठणे, अब ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर मैं एक बॉन्ड यहाँ लगा दूं, क्लियर, तो अगला बॉन्ड यहाँ नहीं लगेगा, आगे एक शिफ्ट होकर लगाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। क्यों, क्योंकि फिर वो बैलेंसी टेट्रावेलेंट नहीं बनाएगा वो, ठीक है। अब टेट्रावेलेंट बना देगा। इसको पूरा कर दीजिए किससे, हाइड्रोजन से। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन से पूरा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन से पूरा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए, क्लियर। अब ये साइक्लो, देखिए 6 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, हेक्सीन, और क्लोज है तो क्या हो जाएगा ये, साइक्लोहेक्सीन। लेकिन इसका IUPAC नाम है बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन। बेंजीन नहीं, क्या नाम है इसका, बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से ही बनाया जाता है, इस तरह से। बॉन्ड इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, ऐसा नहीं कि यहीं पर ही लगेगा, आप इधर भी लगा सकते हैं बॉन्ड इसका, यहाँ पे लगाए, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। एक एक शिफ्ट करते चले जाइए, है ना। आगे क्लासेस में क्या होता है, ये बॉन्ड जब इधर से उधर रोटेट होता है तो ये बना देते हैं, बात ही ख़त्म कर देते हैं, क्लियर। और सभी की बैलेंसी किससे पूरी होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन से पूरी होगी, बराबर। इसका नाम क्या है, बेंजीन, क्लियर। तो बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं लेकर आऊँगा आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है। बाय।